गौतम बुद्ध नगर में लोकसभा प्रत्याशी कौन होगा, इसको लेकर एनसीआर खबर ने एक सर्वे किया जो बीते 3 दिन तक चला, जिसमें 98,490 लोगों ने वोट किया। इस सर्वे में भाजपा की ओर से तमाम दावेदारों के नाम थे, जिसमें एक नाम गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी का था। गोपाल कृष्ण अग्रवाल 14.11% वोट लेकर इसमें अपनी दावेदारी को मजबूत कर रहे हैं। इस सर्वे के बाद यहाँ की क्या राजनीति है, गोपाल जी उसमें क्या करने जा रहे हैं, उनको आखिर चुनाव लड़ने का आश्वासन किसने दिया, इन सब बातों को लेकर हम चर्चा करेंगे। मैं अपने साथी सलाहकार संपादक राजेश बैरागी जी के साथ आपके लिए प्रश्न पूछूंगा। शुरू करते हैं। गोपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला प्रश्न मेरी यह है कि आप गौतम बुद्ध नगर के लोगों को ये बताइए कि आपका राजनीतिक परिचय क्या है। देखिए, मैं 1990 से नोएडा में, मेरे पिताजी जब दिल्ली से रिटायर हुए लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज से, तब हम यहाँ पे आए और 1990 से 2000 तक मेरे पिताजी संघ में यहाँ पे एक्टिव थे। मैं भी विभिन्न संगठनों में काम करता रहा और 1975 में इमरजेंसी में जेल में था, तब से लगभग संघ के अन्य संगठनों में भी काम करता रहा। 2000 में मैंने भारतीय जनता पार्टी जना कृष्णमूर्ति जी के आह्वान पे मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। तब से विभिन्न पदों पे केंद्र में मैं काम करता रहा, चाहे केंद्रीय कार्यकारिणी की सदस्यता की बात हो, विभिन्न डिपार्टमेंट्स के अंतर्गत ट्रस्ट सोसाइटीज़ का डिपार्टमेंट की हेड करने की बात हो, या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ग्रुप का राष्ट्रीय कन्वीनर हूँ या इकोनॉमिक सेल का कन्वीनर हूँ। इन विभिन्न चीज़ों पे मैं काम करता रहा और इस वक्त प्रदेश कार्यकारिणी का भी सदस्य हूँ और राष्ट्रीय प्रवक्ता आर्थिक विषयों को देखता हूँ। तो लंबी जर्नी है। 2000 से विभिन्न पदों पर केंद्र में और अलग अलग क्षेत्र में मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ काम करता रहा हूँ, चाहे इलेक्शंस का काम हो, चाहे आर्थिक विषयों के नीति निर्धारण में भारतीय जनता पार्टी का फीडबैक हो, और ग्रामीण यहाँ पे इस क्षेत्र में अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लेवल पे भी जो काम करने वो सारे मैं तब से कर। चुनाव लड़ाते लड़ाते अब आप चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, आपने अपनी दावेदारी कर दी है? नहीं, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, पदाधिकारी के रूप में, या किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता से एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि वह अपनी किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करे। जैसे ये कहते हैं मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो जिस क्षेत्र में हम रहते हैं, जहाँ पे काम करते हैं, जहाँ से बचपन बीता है, जहाँ पे परिवार के सब लोग रहते हैं, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हैं, तो उस कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना हमारा फर्ज है। उसमें लोगों से मिलना, संपर्क करना, और कहीं ना कहीं राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए ये गलत भी नहीं है, क्योंकि भाजपा की आइडियोलॉजी से मेरा सिद्धांत और पूरा जो परिप्रेक्ष्य है या इतिहास है उससे मेरी अच्छी तरह से जानकारी है। तो ये एक्सपेक्ट भी किया जाता है कि एस्पिरेशंस कोई गलत नहीं है, जनता के साथ संपर्क रखना, अपने आप की राजनीतिक जमीन को मजबूत करना, और उस कार्य को करते हुए मैं गौतम बुद्ध नगर से, क्योंकि काम करता ही हूँ इतने वर्षों से, तो चाहे 2014 की बात हो, तब मैंने व्यापक रूप से पद यात्राएँ भी की थी। युवा सशक्तिकरण एवं विकास यात्रा के रूप में हमने काम किया था, और 2014 के पहले केंद्र में हमारी सरकार नहीं थी, तो एक व्यापक रूप से कार्यक्रम किए थे हमने, सभी तरह से जनता को जोड़ने के कार्यक्रम किए हैं, और उसी तरह से अभी भी हम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना, यहाँ के लोगों के साथ संपर्क करना, यहाँ के लोगों की समस्याओं को जानना और उसके समाधान के लिए काम करना अपने आप में एक राजनीतिक रूप से अपने आप को सशक्त करने का काम है, और इसी के माध्यम से मैं संगठन का भी काम समझता हूँ कि आगे बढ़ता है और संगठन भी मजबूत होता है। आप यहाँ से टिकट मांग रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर लोगों के साथ समस्याएं हैं, जबकि 2012 से लगातार आप ही की पार्टी के विधायक और सांसद रहे। फिर आप क्या सीधे सीधे ये कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के होते हुए यहाँ लोगों की समस्याएं हल नहीं हुई हैं?
नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप ये कभी हम पार्टी की तरफ से हमने कभी नहीं कहा कि देश की सब समस्याएं खत्म हो गई। अभी केंद्र में भी बहुत समस्याएं और एक बहुत बड़ा लंबा रास्ता हम लोगों को तय करना है। 2047 का लक्ष्य लेके हम चलते हैं भारत को विश्व के ग्लोबल लीडरशिप के स्थान में स्थापित करने के लिए। तो बहुत सारा काम है, आर्थिक रूप से देश को मजबूत करना है। ऐसे उत्तर प्रदेश के लिए भी बहुत सारे काम है। 2017 में योगी जी ने बहुत सारे काम किए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि देयर इज ऑलवेज अनफिनिश्ड एजेंडा। तो बहुत सारे काम है जो आगे करने हैं। और संगठन एक ऐसा संगठन शास्त्र, अगर पॉलिटिकल साइंस अगर आप देखें तो जो बदलाव एक बहुत महत्वपूर्ण एक उसका ग्रोथ का परिप्रेक्ष्य रहता है। अगर किसी भी संगठन में बदलाव नहीं होगा, पदों का आपस में एक्सचेंज नहीं होगा, अलग अलग जिम्मेदारियां नहीं मिलेंगी, तो कार्यकर्ता का विकास कैसे होगा, संगठन का विकास कैसे होगा, और एक ठहराव आ जाता है उसमें। तो इसलिए बदलाव भी उसके लिए आवश्यक होते हैं। तो आप सीधा सीधा ये कहना चाहते हैं कि 2012 से जो यहाँ पर एक राजनीतिक प्रभाव है डॉक्टर महेश शर्मा का, उसमें ठहराव आ गया है और अब आपके रूप में वो बदलाव आना चाहिए। मैं तो इसे भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव मानता हूँ, योगी जी का प्रभाव मानता हूँ, मोदी जी का प्रभाव मानता हूँ। संगठन का मजबूती है। कोई व्यक्तिगत आदमी किसी चीज पे ये कह दे कि मैं इस चीज के लिए मैं ही दावेदार हूँ और मेरे ही कारण भारतीय जनता पार्टी यहाँ से जीत रही है, तो इस बात को मेरे हिसाब से मेरे गले तो नहीं उतरती। और जैसे आपने अनफिनिश्ड एजेंडा की बात की, अभी समस्याएं हैं। आज भी आप देखिए, मैं होम बायर्स की कितनी बड़ी समस्या खत्म तो नहीं हुई है, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। और कई तरीके के एक तरीके से RWA का सशक्तिकरण की बात है। जो अथॉरिटी का जो स्ट्रक्चर है काम का, उसमें कहाँ पे जो लोकल बॉडीज और उस समय का कुछ की भागीदारी है। तो कई चीज़ें हैं मेरे पास, क्योंकि मैं नीति निर्धारण में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से काम करता हूँ, मुझे बहुत सारी समस्याओं की जानकारी भी है। उनके सॉल्यूशंस के रूप में भी मेरे सामने कुछ मार्ग है और माइलस्टोन्स हैं। और मुझे लगता है कि जब पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होता है, तब आदमी अपना वैचारिक रूप से जो सोच है, जिस तरह से मैं अपने देश को विकास के रास्ते पे ले जाना चाहता हूँ, उस विकास के रास्ते में आर्थिक रूप से संपन्न भारत को मोदी जी के नेतृत्व में खड़ा करना चाहता हूँ। तो मेरा ये भी विजन है कि उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान होगा। मैं विश्व के कई देशों में भी गया हूँ, पार्टी की तरफ से भी गया हूँ, अन्य इंस्टीट्यूशंस की तरफ से भी गया हूँ। विश्व में एक भारत की तरफ एक आशान्वित तरीके से लोग देखते हैं आर्थिक महाशक्ति के रूप में खड़े होने के लिए। और मेरा मानना है कि उसमें उत्तर प्रदेश आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है। और उस रास्ते के ऊपर चलने के लिए गौतम बुद्ध नगर एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। यहाँ पे अर्थव्यवस्था को समझने वाला, बिजनेस को समझने वाला, फाइनेंस को समझने वाला, इंडस्ट्रीज और बिजनेस कम्युनिटी और आम जनता के साथ कनेक्टेड व्यक्ति अगर सामने आता है, तो एक विकास का एक नया मॉडल यहाँ पे भी खड़ा हो सकता है। तो मेरा भी एक विजन है। मैं भी चाहता हूँ गौतम बुद्ध नगर के लिए, अगर 2018-19 में मैंने नोएडा डायलॉग के रूप में विजन 2030 फॉर नोएडा एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया था, मेरे पास पूरे मुद्दे हैं। मैं तो संकल्प पत्र के साथ काम करता हूँ और अल्टीमेटली ये भी मान के चलता हूँ कि सफलता असफलता टिकट विकट जो भी मिलती है वो केंद्र की पार्लियामेंट्री बोर्ड करती है, लेकिन मेरे काम से इस देश की, इस क्षेत्र की जनता का बहुत फायदा होगा, जब वो मैं काम कर रहा हूँ। आप ये कहना चाहते हैं कि बीते 2 टर्म से सांसद जी लोगों से नहीं मिले हैं, या लोगों के काम नहीं हुए हैं, या लोगों को शिकायतें हैं? हमारे सर्वे में भी आया है कि 6% लोगों ने नोटा पे बटन दबाया। इसका मतलब ये है कि वो एक परिस्थिति ये है कि वो भाजपा के प्रतिनिधि से, वर्तमान प्रतिनिधि से खुश नहीं है। तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि ये बदलाव इस बार होकर रहेगा? नहीं, मैंने आपको शुरू में इसका परिप्रेक्ष्य बताया था कि संगठन शास्त्र कहता है कि अलग अलग व्यक्ति के विकास के लिए, संगठन के विकास के लिए अलग अलग पदों पे अलग अलग जिम्मेदारी के साथ काम करते हैं, तो व्यक्ति का भी विकास होता है और संगठन का भी विकास होता है। और मैं
किसी और व्यक्ति का आकलन नहीं कर रहा, मैं अपने काम की बात करूं। मैंने अपना विजन बताया, मैं गौतम बुद्ध नगर के विकास के रास्ते में बहुत बड़ा योगदान कर सकता हूं। उसके लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और मैं उसके लिए पूरी तरह से कमिटेड हूँ, ये मेरा कहना है। संगठन तय करेगा, जनता तय करेगी। अल्टीमेटली मैं ये भी आपको स्पष्ट रूप से आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूँ कि मुझे 22-23 साल हो गए राजनीति में काम करते हुए। उससे पहले 25 साल मैंने समाज के अन्य क्षेत्रों में सब में काम किया है और मुझे पता है कि डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में जनता की ओपिनियन सर्वोपरि। और भारतीय जनता पार्टी इसलिए सफलता प्राप्त कर रही है कि जनता की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं को अपने सिद्धांत और कार्य में तो इनकॉर्पोरेट करती है, लेकिन उसके साथ पूरी कनेक्टेड होके व्यक्ति के चयन के ऊपर भी उनका बहुत बड़ा। क्या ये जो पब्लिक सर्वे हुआ अभी, इसमें 1 लाख के करीब लोगों ने वोट किया है, इसकी जन भावना से सांसद घबरा गए हैं? उन्होंने गृह मंत्री के पर्सनल विजिट को सार्वजनिक कर दिया है, आपको लग रहा है? देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक काम करने का तरीका है। कई लोगों को लग सकता है कि मेरा काम करने का तरीका गलत होगा, कोई उसको किसी और के काम करने के तरीके पे मेरी टिप्पणी करने का कोई नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उसके बाद एक मैसेज इस तरीके का दिया गया। नहीं, मैसेज तो आप जनता से अगर आप घूमेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मेरा सवाल सुनिए, उस मीटिंग के बाद ये मैसेज दिया गया कि गृह मंत्री अमित शाह के उनके घर जाने से इस तरीके की सारी अफवाहें शांत हो जानी चाहिए कि उनका टिकट कट रहा है। देखिए, मैं तो उनके विजिट को या किसी उस पर टिप्पणी करता, वो हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व हैं और वो किस कारण से क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मैं उसके बारे में कोई मेरे डोमेन में भी नहीं है और मुझे पता भी नहीं है कि क्या हुआ, क्योंकि मैं तो वहाँ पे इनवाइटेड भी नहीं था। अच्छा, इस तरह और मैं इनवाइटेड नहीं, अगर संगठन का कार्यक्रम होता तो वो मुझे इनवाइट करना चाहिए, ये मानता हूँ, और व्यक्तिगत था तो फिर मुझे पता नहीं कि किस तरह का। इस प्रश्न को थोड़ा सरल कर देते हैं। क्या ये माना जाए कि गृह मंत्री के कहीं जाने से टिकट कंफर्म हो जाता है? मैं तो गृह मंत्री की बातों पे या किसी पे भी बात में, भारतीय जनता पार्टी का टिकट की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है कि लोगों का फीडबैक होता है, सर्वे लिए जाते हैं, लोगों के संगठन का भी बातचीत होती है, विभिन्न हमारे परिवार के संगठन हैं, उन लोगों की भी चर्चा के बाद एक सामूहिक रूप से ऑप्शंस या कौन कौन टिकट मांग रहे हैं या कौन कौन एक्सपेक्टेड है, कौन एक्टिव है, इस पूरी एनालिसिस के बाद आप ये कहना चाहते हैं कि अभी तक टिकट किसका होगा इसके बारे में कोई फैसला नहीं हुआ है? ये तो बिल्कुल स्पष्ट ही है, या अदरवाइज तो अगर फैसला हो गया तो फिर हमारा औचित्य क्या है इस संगठन में काम करने का। अच्छा, इसलिए अब मैं तो बात मान के चलता हूँ कि संगठन में आम आदमी की बात को भी पूरी तरह, तो मैं तो राष्ट्रीय पदाधिकारी। आज आपके संगठन ने, नोएडा महानगर संगठन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने एक तरीके से ये कहा, हालांकि उन्होंने पूर्व जिलाधिकारी के नाम पर निशाना साधते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा, किंतु ये साबित करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब का टिकट ही फाइनल है। तो क्या आप इसको उचित मान रहे हैं? नहीं, ना मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में था, ना मुझे उसकी जानकारी नहीं है। मैं इस बारे में कोई टिप्पणी भी नहीं कर सकता, क्योंकि जिसको ना मैंने सुना है ना देखा है, उसके ऊपर मैं क्या कह सकता हूँ। मुझे पता नहीं क्या बात हुई है, किस प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसकी जानकारी नहीं है। जिले के अंदर जो सांसद हैं और एक आपके विधायक हैं, उनके आपस की तकरार की खबरें भी आती रहती हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, आप विषय में मेरे बारे में काम की जो काम है उसमें तो बात कर सकते हैं, उसमें तो मैं बता सकता हूँ, क्योंकि और क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये उनसे, उनके व्यक्तित्व की बात है, उनसे आप पूछिए। एक प्रश्न आपके बारे में, ना वो मेरे बारे में बोलने का कोई औचित्य है, ना मेरा किसी और के बारे में औचित्य है, क्योंकि बिना जानकारी दिए हाफ हार्टेड में तो कोई बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक प्रश्न ये भी उठा कि आप टिकट मांग रहे हैं तो उस जिला बैठक जो प्रेस वार्ता है वहां पर
संगठन के एक व्यक्ति उस ने कहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस की मेरे को कोई जानकारी नहीं है क्या बात है, तो उस पर टिप्पणी करने का मेरा मतलब नहीं है। मैं कोई टिकट मांग रहा हूं ऐसा मैं नहीं कह रहा। जनता जो पार्टी तय करेगी उसी चीज को हम करेंगे। पार्टी जब जिस व्यक्ति को जो जिम्मेदारी देती है उसके अनुसार पार्टी सबके आकांक्षाओं अपेक्षाओं को स्थान देती है और अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को नर्चर करना हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी का फर्ज है, तो उसको हम करते हैं। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कि 2014 में जब भाजपा की देश में पूरे देश में लहर थी और देश कांग्रेस और अन्य दलों से छुटकारा पाना चाहता था, उस समय आपका नाम बहुत मजबूती से गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट से आया था कि आप अगले प्रत्याशी होंगे। अंतिम समय पर आपको टिकट नहीं मिला, इसकी क्या वजह रही? देखिए, पार्टी कई फैक्टर्स को देख के निर्णय लेती है और उसके बाद भी जब किसी मेरे को नहीं मिला तब भी मैंने पूरा संगठन में, अगर आप देखेंगे 2014 से लेकर अभी तक मैं पूरी तरह से मजबूती से काम कर रहा हूँ और पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, नेतृत्व है, उनका लेना मैं उसका पूरा सम्मान करता हूँ। मैंने पूछा टिकट क्यों नहीं मिला? मैंने उसका एनालिसिस नहीं किया। आप सबसे महत्वपूर्ण उस समय उम्मीदवार थे। वो एनालिसिस में पाया होगा कि अभी मुझे उस तरह उतना योग्य नहीं पाया होगा, मैं तो यही मान के चलता हूँ। और आपको यहाँ से, चूंकि ये नोएडा है, नोएडा गौतम बुद्ध नगर, ये उत्तर प्रदेश का 100 विंडो भी है और आर्थिक राजधानी भी है। आप और बाकी लोग भी दावा करते हैं कि आने वाला समय उत्तर प्रदेश का है, जिसको जो भारत की इकोनॉमी को संचालित करेगा और उत्तर प्रदेश को संचालित करेगा गौतम बुद्ध नगर। आप यहाँ के सांसद जैसा महत्वपूर्ण पद पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, आपको क्यों टिकट दिया जाना चाहिए? देखिए, इसका तो बहुत स्पष्ट मेरा जो विजन है वो यह है कि मैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की समस्याओं को समझता हूँ, इतने दिनों से मैंने उन चीज़ों को आपकी इकोनॉमी पर भी अच्छी पकड़ है। आप पेशे से सीए और पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ इकोनॉमिक्स में किया हुआ जी। मेरा तो ये मानना है कि जो भारत का आज आप जिस तरह वर्चस्व देख रहे हैं ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जिस तरह से ग्लोबल लेवल पे सब लोग उनके तरफ आशान्वित तरीके से देख रहा है विश्व के कई कंट्रीज, उसका एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि विश्व इस बात को मानता है कि आने वाले 1-2 दशकों में आर्थिक जो एक्टिविटीज़ है वो भारत की तरफ शिफ्ट होंगी और भारत आर्थिक रूप से महाशक्ति के रूप में उभर के आएगा। और वो लक्ष्य भी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी और 3री इकॉनमी जल्दी बन जाएंगे विश्व की ग्लोबल लेवल पे। तो उस अर्थव्यवस्था को इतना इम्पिटस मिलना देना, उसमें उत्तर प्रदेश का बहुत महती भूमिका रहने वाली है, क्योंकि आज के समय में कुछ जो स्टेट्स हैं जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, उन लोगों ने एक तरीके से पीक अपनी अचीव की है, ग्रोथ होगी लेकिन एक सस्टेनेबल लेवल पे होगी। उत्तर प्रदेश 2017 में जब हम आए तो भारत के बीमारू स्टेट्स में काउंट होता था। इस 6-7 साल में उत्तर प्रदेश ने आर्थिक रूप से लॉ एंड ऑर्डर के कारण, सब चीज़ों के एक सिस्टमेटिक और इम्प्लीमेंटेशन के कारण एक महत्वपूर्ण स्थिति अर्जित की है। आज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत के बारे में मैंने ये सुना है कि आप, यदि आपको अवसर मिले तो आप नोएडा गौतम बुद्ध नगर में औद्योगिक गतिविधियों को बहुत गति दे सकते हैं, क्या ये सच है? बिल्कुल, क्योंकि अगर मेरे जो पूरा कार्य का आप देखेंगे तो मैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बिजनेस, इकोनॉमिक और इंडस्ट्रीज, इन सब के साथ मेरा अच्छा कनेक्ट है। आम जनता के भी साथ कनेक्ट, ऐसा नहीं है कि इंडस्ट्री बिजनेस की बात है तो होम बायर्स के इश्यूज़ को मैं नहीं समझता, या आम जनता को किस तरह पानी मिले, रोटी, कपड़ा, मकान मिले। देखिए, मैं अर्थव्यवस्था
को आर्थिक विषयों को देखता हूं तो एक बात मैं बहुत स्पष्ट रूप से हर बार कहता हूं कि इकोनॉमिक्स का मतलब ये नहीं है कि जीडीपी क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है और फिस्कल डेफिसिट क्या है। आम आदमी को रोटी, कपड़ा, मकान, नौकरी कैसा मिले, यह मेरा विजन है और मुझे लगता है कि उसका बहुत बड़ा पोटेंशियल गौतम बुद्ध नगर में है। और मैं तो हैदराबाद देखा, हैदराबाद ने जिस तरह से आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना का प्रगति के लिए एक कैटलिस्ट की तरह काम किया है, कर्नाटक में बेंगलोर ने जिस तरह काम किया है, उत्तर भारत में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है, सिटी नहीं है जो उस तरह का उस क्षेत्र के विकास के लिए काम करे। मेरा एक विजन है, गौतम बुद्ध नगर उस कैटलिस्ट का काम कर सकता है जो पूरे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बहुत तेजी से आगे बढ़ाएगा और उसमें बहुत बड़ा योगदान विषयों को, इन चीज़ों को समझने वाला, इम्प्लीमेंट करने वाला, जो कि अपने आप में किसी स्टेक के बगैर, अपने व्यक्तिगत स्टेक के बगैर काम करेगा। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है कि भ्रष्टाचार विमुक्त करना इस देश को बहुत बड़ा ज़रूरी आवश्यकता है, तो उस काम के लिए मैं अपने आप को पूरी तरह से प्रधानमंत्री जी और योगी जी के और अमित शाह जी के कार्य के लिए सक्षम सेनापति के रूप में मानता हूँ। 2024 का जो इलेक्शन है वह एक बिल्कुल बहुत संघर्षपूर्ण इलेक्शन होगा। देश बहुत अलग तरीके बदलाव के कगार पे खड़ा हुआ है। आम जनता के अंदर भी अलग तरह के विचार निकल के आ रहे हैं। कैसे व्यक्ति को पसंद करता है जनता, कैसे व्यक्ति को आगे जाना चाहिए। जैसे एस्पिरेशनल व्यक्ति होता है वैसे एस्पिरेशनल कंट्री के रूप में भी भारत। एक बात बताइए, आपने भ्रष्टाचार की बात की कि आप भ्रष्टाचार पे ध्यान देंगे। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना तीनों इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल अथॉरिटीज हैं। एक सांसद के तौर पर आप इनसे काम करवाने का क्या आपकी योजना रहेगी? क्योंकि यहाँ लोगों की शिकायत ही ये है कि प्राधिकरण के अधिकारी जनप्रतिनिधि की बात ही नहीं सुनते हैं। देखिए, इसका तो एक बात है, मैंने इसके ऊपर काफ़ी काम भी किया हुआ है और मुझे लगता है कि आरडब्ल्यू और एओए को किसी तरह पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, हमें पॉलिटिकल सशक्तिकरण उनका करना ही। क्या नगर निगम की बात करेंगे आप? नगर, क्योंकि इसको जो ग्राउंड लेवल पे मैंने जो स्टडी किया है, पूरा जो एक्ट जिसके तहत 1976 में पार्लियामेंट के से पास्ड एक्ट के अंतर्गत वो एक नॉर्मल पंचायत या नगर निगम, अर्बन लोकल बॉडीज की तरह नहीं हो सकता। इसमें तो हमें कुछ इस तरह से काम करना पड़ेगा कि आरडब्ल्यूए का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन अथॉरिटीज में कहीं ना कहीं उनकी बात को रखने का, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का एक सिस्टम लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पंचायती राज विकास का एक बहुत बड़ा देश का मॉडल है और उसकी कमी मुझे यहाँ पे लग रही है कि है। क्योंकि मैं कई ग्रामीण क्षेत्रों में भी गया, ना वहाँ पे पंचायत है और ना वहाँ पे लोकल अर्बन बॉडीज है। तो अथॉरिटी का जो डेवलपमेंट मॉडल है वो सेक्टर्स को तो कर रहा है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की कुछ समस्याओं के निदान में मुझे लगता है कि उसमें और काम करने की जरूरत है। क्या आपको लगता है कि कोई एक ऐसा बोर्ड होना चाहिए जिसमें कुछ इलेक्टेड मेंबर्स इन अथॉरिटी के अधिकारियों के साथ बैठ सके? अलग से बोर्ड क्यों, इसी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को बात सुनने के लिए प्लेटफॉर्म क्रिएट करना चाहिए और जो अथॉरिटीज वगैरह के साथ करना चाहिए। इस चीज़ को मैं मानता हूँ और मेरे तो काम करने के दो तरीके हैं। अनुकूल परिस्थिति में परसुएशन और समाधान लेके जाओ, विपरीत परिस्थिति में हो तो संघर्ष करो। दोनों के बिना राजनीतिक रूप से एम्पावरमेंट नहीं होता और इन दोनों के लिए मैं संघर्षशील जीवन जिया है। मैंने संघर्ष किए हैं, सत्याग्रह किए हैं, जेल भी गया हूँ, मैंने गांव जाके पदयात्राएं भी की हैं और कमरों में बैठ के योजनाओं का नीति निर्धारण भी जी। अब आपकी बात पे आता हूँ। भाजपा इस जिले में अपनी परिस्थिति को हमेशा अनुकूल बनाए रखी है, इसीलिए यहाँ पर जो है संघर्ष कभी करती नजर नहीं आ रही है। जबकि जो जनता है वो चाहती है कि उनका जनप्रतिनिधि उनके लिए संघर्ष करता हुआ दिखे। उनके होम फ्लैट बायर्स की समस्याएं हैं या किसानों की समस्याएं हैं या आम आदमी की समस्याएं ना। आप गौतम बुद्ध नगर जैसी जगह में अगर सड़कें खराब हैं तो ये संघर्ष की स्थिति है, तो भाजपा संघर्ष कैसे करेगी? संघर्ष
वो तो ये तो इसीलिए तो चीज़ों का, जब मैंने एक विजन डॉक्यूमेंट बनाने की बात की, संकल्प पत्र की बात की, उनमें सब विषयों को लेके रखा, तो जो चीज परसुएशन से नहीं होगी तो उसके लिए संघर्ष भी करना पड़ेगा। बहुत बेसिक मुद्दा है। आम सबसे बड़ी बात है कि संवेदनशीलता होनी चाहिए। संवेदनशीलता आएगी कैसे? जब तक आप उस समस्या को साथ में रह के देख के काम नहीं जानते नहीं है, उसके समाधान के लिए आपके पास कोई विजन नहीं है, तब तक संवेदनशीलता आएगी नहीं। तो ये तो आवश्यक। लोगों की एक समस्या आज की डेट में ये है कि जिन लोगों ने 40 साल पहले नोएडा में घर ले लिए हैं, आज प्राधिकरण से ट्रांसफर के मामलों को लेके और चीज़ों को लेकर तमाम भ्रष्टाचार होता है। इसको आप कैसे सॉल्व करवाएंगे लोगों के लिए? कोई देखिए, यही तो कुछ सिस्टम्स को ऑपरेट करना ही पड़ेगा, और जब व्यवस्था मिलेगी, जब जिस पॉलिटिकल एम्पावरमेंट होगा तो तब इम्प्लीमेंट करेंगे। अल्टीमेटली अगर आप देखें पिछले 9 साल में केंद्र में और 6 साल में उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ है, और उसको एक प्रधानमंत्री जी का मुख्य मुद्दा भी है कि भ्रष्टाचार। अच्छा, एक लास्ट सवाल अब आपसे। इस जिले में भाजपा के सांसद विधायक रहते हुए एक भी सरकारी अस्पताल या सरकारी स्कूल नया नहीं खुला है, जबकि ये बढ़ता हुआ इंडस्ट्रियल शहर है। यहाँ जो अधिकांश लोग आते हैं वो एक औसत आय के लोग होते हैं। उनके बच्चे कहाँ इन महंगे स्कूलों में जाएं और कहाँ इन महंगे अस्पतालों में इलाज करें? बिल्कुल, ये समस्या मेरे सामने आई है कि स्कूलों का एक जो एजुकेशन सिस्टम में एक प्रॉब्लम है सरकारी स्कूलों की। लेकिन उसके बाद मैंने जब देखा तो एक ये भी बात आई कि कोई कानून ऐसा है कि 5 किलोमीटर में एक ही सरकारी स्कूल हो सकता। तो ये चीजों में बदलाव करना, इसलिए नीति निर्धारण को पब्लिक पॉलिसी एक इम्पोर्टेंट इश्यू है कि आम जनता की। अस्पताल भी नहीं है, और पूरे जिले में सिर्फ नोएडा में जिला अस्पताल है। 39 में कोविड, वो भी हाँ 31 में भी है, बड़ा है, और भी जरूरत हो सकती है। लेकिन इस नोएडा के अलावा ग्रेटर नोएडा और आपका जो नया बस रहा है और न्यू नोएडा आ रहा है, उसके लिए ये भी चीजें कि हॉस्पिटल्स की, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की आवश्यकता, ये चीजें अल्टीमेटली तो मैं कह रहा हूँ कि सब समस्याओं का समाधान हो गया है। अगर ये होता तो फिर तो कोई जरूरत ही नहीं, सबकी तो समाधान। इसीलिए आपको बदलाव के लिए चुना जाना चाहिए। इसलिए संगठन में हम इसलिए नहीं कि ये काम नहीं हुआ, हमारे पास एक विजन है गौतम बुद्ध नगर के लिए। हम उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए पॉलिटिकल एम्पावरमेंट सोचते हैं कि होगा तो अच्छा हो, और संगठन भी सोचता ही है, सोचेगा तो मुझे लगता है कि अगर जिम्मेदारी देगा तो हम तो उसको पूरा करेंगे। तो ये थे हमारे साथ गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, जिन्होंने बेहद बेबाकी के साथ अपनी बातें रखी। उन्होंने ये भी बताया कि वो सीधा सीधा टिकट नहीं मांग रहे हैं, किंतु अगर मिलेगा तो खुश हो जाएंगे। और वो जनता की सेवा के लिए टिकट मांग रहे हैं। फिर भी अगर उनको टिकट मिलता है, यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आता है, तो हम उनको उसके लिए बधाई देंगे और उम्मीद करेंगे कि वो इन बातों को लेकर इस जिले की स्थिति को बदल देंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारा कार्यक्रम YouTube पर देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। अगर Facebook पर देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब करें। मैं अपने साथी सलाहकार संपादक राजेश बैरागी के साथ आशु भटनागर आज आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे।